तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की लाइव क्लास में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम गाइज। एक चीज़ के साथ में मैं आज अपनी बात की शुरुआत करना चाह रहा हूँ दोस्तों। सिर्फ चैनल का नाम या फिर अपने ग्रुप्स का नाम यूपीएससी रखने से यूपीएससी का क्लियर नहीं हो पाएगा। ऐसे में ज़रूरी था कि हम चीज़ों को अबूनी स्तर तक ले करके आए जिस स्तर की ज़रूरत है। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो इन ऑनलाइन क्लासेस को लगातार अटेंड कर रहे हैं, और अब मेरी ये इच्छा है कि आप तक अब वो लाभ पहुँचे, अब आप तक वो स्ट्रेटजी और वो थॉट प्रोसेस पहुँचे जिसकी ज़रूरत है हमें बड़ी परीक्षाओं को क्लियर करने के लिए। ऐसे में अब मुझे लग रहा है कि हम सब मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं थोड़ा सा अपनी चीज़ों को टफ करने के लिए, थोड़ा सा अपने लेवल को टफ करने के लिए। बहुत हुआ फैक्चुअल क्वेश्चंस का अभ्यास, अब ज़रूरी है जहां पर हम कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अब मैं उन सीरियस स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस को लेकर के आने वाला हूं जो वाकई में यूपीएससी की तरफ या फिर स्टेट पीसीएस की तरफ जाने का सोच रहे हैं। तो जो लोग अब थोड़ा सा सीरियस नहीं है वो हमसे खुद ही किनारा कर लें तो वो बेहतर होगा। बाकी जो अगर आपको लग रहा है कि आपको मेरे से फ़ायदा यहाँ से चीज़ों को हो रहा है तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए। मैं किसी को जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप सीरियस कैंडिडेट नहीं हैं तो अगर आप चले भी जाएंगे तो हमें इसका कोई दुख नहीं होगा, और आपके लिए भी ये अच्छा है, ये हमारे लिए भी अच्छा है। तो चीज़ें ये हैं कि जो कुछ भी हम करें, जितना भी हम करें, वो पुख्ता करें और मजबूत ढंग से करें। तो आज जो लाइव क्लास है इसमें पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूं जहां पे मैंने प्रश्नों के स्तर को आसान से मध्यम और कठिन की तरफ बढ़ाया है। हालांकि कठिन स्तर के प्रश्न अभी भी कम है, ये जो क्वेश्चंस का लेवल आज का है ये मध्यम स्तर के प्रश्न है और आसान स्तर के प्रश्न है। तो आसान और मध्यम का मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया है, और जल्दी 3 या 4 क्लासेस के बाद में जैसे ही आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है मैं उसके बाद में इन क्लासेस को मध्यम और कठिन की तरफ लेकर के जाने वाला हूं, जहां पर हार्ड लेवल क्वेश्चन और मीडियम लेवल क्वेश्चन होंगे। इजी लेवल के क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे, और इजी लेवल के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो तो मैं आपको रिवीजन में ही पढ़ाता रहूंगा। तो इजी लेवल के क्वेश्चन तो इन टफ लेवल के क्वेश्चन के रिवीजन में ही कवर हो जाएंगे। तो आज की क्लास को आप सब पूरा अटेंड कीजिएगा, और अटेंड करने के बाद में प्लीज़ आप सब अपना रिस्पांस मुझे ज़रूर दीजिएगा कि इन प्रश्नों का स्तर कैसा था और क्या इन प्रश्नों के स्तर के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर आज आपको प्रश्नों का स्तर अच्छा लगे, आपको मजा आए, तो ये चीज़ आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा ताकि हम भविष्य की रणनीति को अपनी टीम के साथ में तय कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब आज के हम अपने पहले प्रश्न के साथ में आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको उसी के बीच में आंसर करना है। इसके अलावा पहले प्रश्न के साथ में ABCD लिखेगा, दूसरे के साथ में ABCD लिखेगा। मायने ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर मेंशन करते हुए चलना है। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में हम आज की लाइव क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज ही क्या हुआ है, आकांक्षी जिलों की एक सूची जारी हुई है। अब इससे जुड़े हुए हमें कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन चुनना है। यानी कि जो 4 कथन है, इन चारों कथनों को आपको सुनना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो चलिए, पहला कथन है यह रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। दूसरा कथन है इस सूची में छत्तीसगढ़ के बीजापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा कथन है कि आकांक्षी जिलों की सूची में जो शीर्ष 3 स्थानों में उत्तर प्रदेश और मेघालय के जिले भी शामिल हैं। इसके बाद में ऑप्शन डी है कि 6 क्षेत्रों को शामिल करने वाली इस सूची की शुरुआत 2008 में हुई थी। तो आप एक लिख करके A, B, C या फिर D मुझे टाइप करके बताइए कि आकांक्षी जिलों की सूची के संबंध में जो ये 4 कथन दिए गए हैं, इन 4 कथनों में कौन सा कथन ठीक नहीं है। यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। इस सूची में छत्तीसगढ़ के बीजापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष 3 स्थानों में उत्तर प्रदेश और मेघालय के भी जिले शामिल हैं। इसके अलावा या फिर ऑप्शन डी है कि 6 क्षेत्रों को शामिल करने वाली इस सूची की जारी करने की जो शुरुआत है वो वर्ष 2010 में हुई थी। तो पहले क्वेश्चन के साथ में A, B, C और D टाइप करके मुझे बताइए कि हमारे आज के पहले प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम आज के अपने पहले प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी देर से चीज़ों को आपको बता रहा था। तो आप ये क्वेश्चन को देख चुके होंगे, तो उम्मीद है आप सबके आंसर सब तक आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से आज के अपने पहले प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसका सही जवाब है ऑप्शन डी। 6 क्षेत्रों को शामिल करने वाली इस सूची की जो शुरुआत है वो वर्ष 2010 में हुई थी। ये जो विकल्प है ये गलत है, ये विकल्प ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये सूची है, इस सूची की शुरुआत कब हुई थी? तो इस सूची की शुरुआत हुई थी 2008 में, वर्ष 2008 में, न कि वर्ष 2002 में इस सूची की शुरुआत हुई थी। और इसमें जो उत्तर प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला भी आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल हुआ है। और जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ छत्तीसगढ़ के बीजापुर को। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर को
प्राप्त हुआ है ये स्थान, जो अभी 2008 में जो आकांक्षी जिलों की सूची आई है, सूची की शुरुआत हुई थी 2008 में। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है हमारा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो है ये गैर संवैधानिक निकाय है। ये क्वेश्चन संविधान और राज्य व्यवस्था में पूछा जाता है कि ये कौन सा निकाय है जो गैर संवैधानिक है। तो नीति आयोग जो हमारा है ये हमारा गैर संवैधानिक निकाय है। 2008 में इस सूची की शुरुआत हुई थी। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना, ये दोनों योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ में चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और क्या कुछ है हमारे दूसरे प्रश्नों में। अब यहां से हम आज के अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा सीआरपीएफ से। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन यह है कि सीआरपीएफ ने हाल में अपना 82वां दिवस मनाया है, स्थापना दिवस। ठीक है, दूसरा यह है कि सीआरपीएफ के महानिदेशक आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। तो देखिए अब यहां से थोड़ा समझ लीजिए, इसमें फर्क है क्या है। अगर आपको विकल्प ए सही लग रहा है तो ए लिख दीजिए, बी सही लग रहा है तो बी लिख दीजिए, अगर दोनों सही लग रहे हैं तो सी लिख दीजिए, और अगर दोनों ही गलत लग रहे हैं तो डी लिखना है आपको। ठीक है, तो दो लिख करके ए बी सी और डी टाइप करना है। ए टाइप करना है पहले कथन के लिए, बी टाइप करना है दूसरे कथन के लिए, दोनों कथनों के लिए सी टाइप करना है, अगर दोनों कथन गलत है तो फिर आपको डी टाइप करना है। तो दो लिख करके फिर ए बी सी डी टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संबंध में कौन सा कथन है जो ठीक नहीं है। पहला कथन ये है कि सीआरपीएफ ने हाल ही में अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। दूसरा कथन ये है कि सीआरपीएफ के जो महानिदेशक हैं वो आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। तो चलिए दोस्तों 10 सेकंड का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो आज के हम अपने दूसरे प्रश्न का सही जवाब यहां से देख लेते हैं। तो हमारे आज के दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ है, आज ही कल क्या हुआ है कि सीआरपीएफ ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जी ने जो हमारा सीआरपीएफ है इसकी प्रशंसा की है, और इसके अलावा इनको बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी हुई हैं। और जो आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी हैं यानी कि जो एपी माहेश्वरी जी हैं, इन्हें अभी सीआरपीएफ का महानिदेशक बनाया गया है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं यहां से हम आज के अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा यहां से आज का तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न हमारा जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रही है, यानी कि जो कोविड-19 महामारी चल रही है, इससे रिलेटेड है। तो जो कोविड-19 की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, इससे जुड़े हुए कथनों पर आप विचार कीजिए। तो पहला कथन यह है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जो एस्ट्रोजेनिका है के अंतिम ट्रायल के लिए 10 स्थानों का चयन किया गया है। ऑप्शन बी है कि द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इस वैक्सीन के उत्पादन के लिए चुना गया है। तो अगर एक सही लग रहा है तो ए लिख दीजिए, अगर दो सही लग रहा है तो बी लिख दीजिए, अगर दोनों सही लग रहे हैं तो सी लिख दीजिए, और अगर दोनों गलत लग रहे हैं तो डी लिख दीजिए। और मुझे बताइए कोविड-19 की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन से जुड़े हुए निम्न में से कौन से कथन हैं जो सत्य हैं। पहला कथन ये कि ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है एस्ट्रोजेनिका, इसके अंतिम ट्रायल के लिए 10 स्थानों को चुना गया। और दूसरा ये है कि द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि जो द SII है, इसको वैक्सीन के उत्पादन के लिए चुना गया है। दोनों कथन सत्य हैं, फिर दोनों असत्य हैं। ये हमारा आज का तीसरा प्रश्न है। तो 3 लिख करके ABCD फटाफट आप लोग टाइप कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों यहां से हम आज के अपने तीसरे प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। हमारा आज का तीसरा प्रश्न ये था कि कोविड-19 की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन से जुड़े हुए निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन था कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन एस्ट्रोजेनिका के अंतिम ट्रायल के लिए 10 स्थानों का चयन किया गया, और दूसरा कथन यह था कि द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इस वैक्सीन के उत्पादन के लिए चुना गया। तो दोस्तों जो दूसरा विकल्प था ये बिल्कुल सही था, इसीलिए हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब हो गया है ऑप्शन बी, जो द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसको इस वैक्सीन के उत्पादन के लिए चुना गया। दोस्तों जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है एस्ट्रोजेनिका, ये तो सही है, लेकिन अंतिम ट्रायल के लिए 10 स्थानों का चयन नहीं किया गया बल्कि 5 स्थानों का चयन किया गया है। तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इसकी वैक्सीन का जो ट्रायल है ये 5 स्थानों पर किया जाएगा। इसके अलावा जो अभी हमारा जो भारत की अगर हम बात करें तो हमारा जो दिल्ली एम्स है वहाँ पर जो स्थानीय हमारी वैक्सीन है उसका भी ट्रायल शुरू हो गया है। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हमारी एस्ट्रोजेनिका वैक्सीन है ये पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी में वैक्सीनों की श्रेणी में सबसे आगे चल रही है, और इसका जो ट्रायल है वो वृहद स्तर पर पहुँच गया है। और अब इस तीसरे चरण में इन 5 स्थानों पर हजारों लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा, जबकि इसके जो पिछले 2 चरण रहे हैं वहाँ पर इसका ट्रायल पूरी तरीके से सफल रहा है। बढ़ते हैं यहां से हम आज के अपने चौथे प्रश्न की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं मैं आज के प्रश्नों को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आपको इन प्रश्नों को मजा आ रहा होगा, क्योंकि 3-3 4-4 फैक्ट आपको एक साथ जानने को मिल रहे हैं। अब बात आ रही है यहां पर साल के पहले अटलांटिक तूफान की। तो आपको बताना है कि यहां पर जो कथन दिए गए हैं उन कथनों के आधार पर आपको अपने निष्कर्ष निकालने हैं। साल के पहले अटलांटिक तूफान से जुड़े हुए निम्न कथनों पर हम विचार करते हैं। पहला कथन यह कि साल के पहले अटलांटिक तूफान का नामकरण हन्ना किया गया है। ऑप्शन 2 है कि यह तूफान अमेरिका और मैक्सिको को हिट कर रहा है। तो ऑप्शन सी, अगर दोनों कथन सत्य लग रहे हैं तो सी टाइप करना है, अगर दोनों असत्य लग रहे हैं तो डी टाइप करना है। पहला सही लग रहा है तो ए टाइप कर दीजिए, दूसरा सही लग रहा है तो बी टाइप कर दीजिए। अब समझ, मुझे लग रहा है अब आप समझ गए होंगे आंसर कैसे करना है। पहला कथन सही है तो ए टाइप करना है, दूसरा सही है तो बी टाइप करना है, अगर
दोनों सही लग रहे हैं तो सी टाइप करना है और दोनों गलत लग रहे हैं तो डी टाइप करना है। तो 4 लिख करके फिर ABCD टाइप कर दीजिए मुझे फटाफट और बताइए कि जो साल का पहला अटलांटिक तूफान है, इससे जुड़े हुए निम्न कथनों पर आप विचार करिए और मुझे जवाब दीजिए। साल के पहले अटलांटिक तूफान का नामकरण हन्ना रखा गया है। दूसरा यह है कि यह तूफान अमेरिका और मैक्सिको को हिट कर रहा है। तीसरा यह है कि दोनों सत्य हैं। चौथा यह है कि दोनों असत्य हैं। तो चलिए यहां से हम आज के अपने चौथे प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो दोस्तों जो पहला अटलांटिक तूफान है इसका नामकरण हन्ना किया गया है, इसलिए पहला कथन सत्य है और वाकई में यह अमेरिका और मैक्सिको को ही हिट कर रहा है, ऐसे में दूसरा कथन भी सही है। तो चौथे का सी विकल्प सही हो जाएगा कि जो दोनों कथन हैं ये सत्य हैं। अमेरिका ने अभी हाल ही में क्या किया हुआ है, जो चीन का इनके यहाँ पे दूतावास था, कहाँ पर दूतावास था, वो था ह्यूस्टन में, ठीक है। ह्यूस्टन में जो वाणिज्यिक दूतावास था चीन का, इसको अमेरिका ने बंद करवा दिया है। और इसके जवाब में चीन के जो चेंगदू में अमेरिका का वाणिज्यिक दूतावास था, चीन ने भी उस दूतावास को बंद करवा दिया हुआ है। इसके अलावा चीन ने अभी अपना मंगल मिशन लॉन्च किया हुआ है, जिसका नाम क्या रखा गया है, उसके मंगल मिशन का नाम है तियानवेन फर्स्ट, ठीक है। और यूएई ने भी अपना मंगल मिशन अभी लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया, वो लॉन्च किया जापान से, और इन्होंने इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है होप। इसके अलावा जो भारत का मंगल मिशन है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम रखा गया था मॉम। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पे जो कोविड-19 पेंडेमिक की बात आई थी, तो मैं एक चीज बताना आपको भूल गया था। अभी हाल ही में क्या हुआ, जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया हुआ है, नोएडा में सबसे बड़ी लैब का उद्घाटन किया गया है। नोएडा में इन्होंने सबसे बड़ी लैब का उद्घाटन किया है, जहां पर बहुत सारे टेस्ट जो होंगे वो होंगे। नोएडा में सबसे बड़ी लैब का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा जो अभी हाल ही में इंडिया आइडिया समिट हुई थी, इसमें भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया हुआ था। इसके अलावा एक खबर आप और याद रखिएगा कि अभी G20 देशों के वर्चुअल मंत्रियों की बैठक हुई थी, और G20 देशों के जो वर्चुअल मंत्रियों की बैठक हुई थी, इसमें भाग लिया था भारत की ओर से जो IT मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी ने। इसके अलावा आज एक इंपॉर्टेंट खबर और थी जिसको मैंने क्वेश्चंस में इंक्लूड नहीं किया है। वो खबर है जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, हमारे भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में राजनाथ सिंह जी, वो और इसके अलावा इंडोनेशिया के जो रक्षा मंत्री हैं, दोनों लोगों के बीच में एक मुलाकात आज हुई है दिल्ली में, ठीक है। इसके बारे में जब पूरी डिटेल चीज़ें मिल जाएंगी मिनिस्ट्री से, तो मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना करके फिर अभ्यास कराऊंगा। तो बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। इस प्रश्न का मैंने आपको सही जवाब बता दिया था कि पहले अटलांटिक तूफान का नामकरण हन्ना रखा गया और तूफान अमेरिका मैक्सिको को हिट करा, इसलिए दोनों कथन इस क्वेश्चन के हमारे सही थे। अब बढ़ते हैं यहाँ से हम आगे। मुझे लग रहा है शायद ये आज का हमारा 5वां प्रश्न होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये प्रश्न बहुत चर्चित है। आज के जितने भी आपने अखबार देखे होंगे, हर अखबार में इस खबर की चर्चा थी, तो मैं यहां से क्वेश्चन क्यों नहीं उठाता, और मैंने क्वेश्चन यहां पे अच्छे लेवल से बनाया। जरा सा आप पढ़ने की कोशिश कर दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको आपको जूम कर दे रहा हूं। तो हमारा जो पहला जो हमारा सवाल ये है कि हाल ही में फ्रांस से एक रक्षा सौदे के तहत राफेल लड़ाकू विमान भारत को प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो फ्रांस से एक रक्षा सौदा भारत का हुआ था, वहां से भारत को राफेल विमान मिले हैं। अब आपको बताना है कि राफेल से जुड़े हुए निम्न कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन असत्य है ये आप चुनिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो राफेल विमान सौदे से जुड़ा हुआ है लेकिन ये सही नहीं है। चलिए पहला कथन देख लेते हैं। पहला कथन ये है कि राफेल विमान की ताकत बढ़ाने के लिए इजराइल के साथ हैमर मिसाइल खरीदने पर भी सहमति बनी है। ऑप्शन बी है यह चौथी जनरेशन का विमान है और परमाणु हमला करने में सक्षम है। ऑप्शन सी है 3700 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले इस विमान को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। ऑप्शन डी है राफेल की जो स्क्वाड्रन है इसका नाम गोल्डन एरो रखा गया है और इसे 17वीं स्क्वाड्रन के नाम से भी जाना जाएगा। तो अब आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, मैं जूम कम कर दे रहा हूं और अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे यहां से कीजिए। तो हाल ही में जो भारत और फ्रांस के बीच में एक रक्षा सौदा हुआ था, इसके तहत राफेल 5 राफेल लड़ाकू विमान जो है वो भारत को मिल रहे हैं। आज शाम तक भारत यहाँ पहुंच जाएंगे। आपको बताना है राफेल से जुड़े हुए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन था कि राफेल विमान जो है इसकी ताकत बढ़ाने के लिए इजराइल के साथ में हैमर मिसाइल खरीदी जाएगी। दूसरा कथन यह था कि चौथी जनरेशन का विमान है, परमाणु हमला कर सकता है। तीसरा कथन यह था कि 3700 किलोमीटर की मारक क्षमता और अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। और चौथा कथन यह है कि राफेल की जो स्क्वाड्रन है इसका नाम गोल्डन एरो रखा गया है और इसे 17वीं स्क्वाड्रन के रूप में भी जाना जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहां से हम आज के अपने इस प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो दोस्तों जो भारत और फ्रांस के बीच में रक्षा सौदा हुआ था, जहां से हम फ्रांस से क्या कर रहे थे, राफेल विमान लड़ाकू विमान खरीद रहे थे और हमने फ्रांस के साथ में ही समझौता किया हुआ है हैमर मिसाइल का। तो यहां पे जो कंट्री है इजराइल, ये इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो हैमर मिसाइल खरीदने के हमने रक्षा समझौता किया हुआ है ये हमने फ्रांस के साथ ही किया हुआ है, ना कि इजराइल के साथ में। तो इसलिए हमारा पहला कथन गलत हो गया, बाकी सारे के सारे कथन जो थे वो सही थे। तो राफेल विमान जो है इसकी ताकत बढ़ाने के लिए हम फ्रांस से ही हैमर मिसाइल खरीदेंगे। चौथी जनरेशन का विमान है, परमाणु हमला कर
कर सकता है, अंबाला एयरबेस पे तैनात करेंगे और इसकी स्क्वाड्रन को गोल्डन एरो नाम दिया गया है। ये चीजें आप याद रखिएगा, क्वेश्चन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, यहां से अब देख लेते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो ये आसान की श्रेणी के क्वेश्चन है, वो मध्यम श्रेणी के क्वेश्चन थे। तो आसान श्रेणी में जो क्वेश्चन है वो ये है कि वह कौन सी मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसे हाल ही में रूस ने चीन को देने पर रोक लगा दी है। तो भारत और चाइना जो है दोनों को एक मिसाइल रक्षा प्रणाली मिलने वाली थी रूस से, लेकिन कुछ समय के लिए जो रूस है उसने चीन से कहा है कि इसकी हम आगे तिथि तय करेंगे तब आपको ये मिलेगी। अब आपको बताना है वो कौन सी मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ऑप्शन ए है S-200, ऑप्शन बी है S-300, ऑप्शन डी सी है S-400 और ऑप्शन डी है S-800। तो फटाफट मुझे बता दीजिए कि वो कौन सी मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसे रशिया ने चाइना को देने से फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, आज की हम अपने इस प्रश्न का यहां से सही जवाब देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा यह था कि वो कौन सी मिसाइल है जिसने हाल ही में रशिया ने जो है वो चाइना को देने से रोक लगा दी है। तो वो हमारी मिसाइल जो सिस्टम है उसका नाम है S-400 और भारत को भी ये मिलने वाला है, चाइना को भी ये मिलने वाला था, लेकिन फिलहाल चाइना को इस पे जो है चाइना को देने से इसने रोक लगा दी है रशिया ने, और भारत को जल्दी S-400 मिल सकता है। तो इस रक्षा सौदे की बात अभी चल रही है, व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है उसने कौन से साल तक किसानों की जो इनकम है उसको डबल करने का टारगेट रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि जो केंद्र सरकार है इसने कौन से वर्ष तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा हुआ है। ऑप्शन ए 2021 तक, ऑप्शन बी है 2022 तक, ऑप्शन सी है 2023 तक, या फिर ऑप्शन डी है 2024 तक। तो 2021 ऑप्शन है, 2022 ऑप्शन बी, 2023 ऑप्शन सी और 2024 ऑप्शन डी। तो कौन सा वो साल है जिस साल तक केंद्र सरकार जो है वो किसानों की आय दोगुना करना चाहती है। 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट आंसर टाइप कर दीजिए, ABCD लिख दीजिए कि वो कौन सा साल है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है वो किसानों की आय को डबल करना चाह रही है। तो चलिए दोस्तों, यहां से हम आज के अपने इस प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2022। 2022 तक जो हमारी केंद्र सरकार है वो किसानों की उपज जो लागत है उसको, आय है जो इनकम है उसको डबल करना चाह रही है। दोस्तों यहाँ से जब इनकम की थोड़ी सी बात आ गई है तो मुझे याद आ गई है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी की। और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने अभी हाल ही में बताया है, क्या बताया है उन्होंने, कि जब उन्होंने ये अभी कल वो परसों में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने बात करते हुए बताया है NPA के बारे में। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। इन्होंने बताया है कि मार्च 2020 तक जो भारत का NPA था वो था हमारा 8.5%, ठीक है। अब इन्होंने कहा है लेकिन साल के अंत तक जो भारत का NPA है वो बढ़कर के 14.7% तक हो सकता है। इसके बाद से आज मार्केट में क्या हुआ है कि जो बैंकों के शेयर थे उनकी वैल्यू नीचे गिर गई है। तो जो NPA है भारत का वो बढ़कर के 14.7% तक जा सकता है, जबकि मार्च में जो भारत का NPA था वो 8.5% तक ही था। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हम कुछ और महत्वपूर्ण चीजें क्या है हमारे प्रश्नों में। तो आज के दिन जो आज क्या है, आज ही के दिन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, इसीलिए आज अखबार में एक छोटी सी खबर छपी थी तो मैंने वहीं से उठा करके आपके लिए क्वेश्चन बना लिया। क्वेश्चन हमारा ये है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, इससे जुड़े हुए कथनों को आपको देखना है और बताना है कि कौन सा कथन है इसमें से जो सही नहीं है। ऑप्शन ए, जो पहला विश्व युद्ध हुआ है वो 1914 से 1918 के मध्य में हुआ। दूसरा जो हमारा कथन है वो ये है कि सबसे पहले जो ऑस्ट्रिया और हंगरी था इसने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की हुई थी। ऑप्शन सी है कि जो ऑस्ट्रिया है और हंगरी है इसके साथ में जर्मनी था, जबकि जो सर्बिया था इसको फ्रांस, रूस और ब्रिटेन का साथ मिला हुआ था। और ऑप्शन डी हमारा ये कि ये जो सर्बिया के राजकुमार फर्डिनेंड थे इनकी हत्या की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है ये जो पहला विश्व युद्ध है वो स्टार्ट हुआ था। अब मैं आराम से आपको फिर चारों कथन बता देता हूँ। पहले विश्व युद्ध से जुड़े हुए निम्न कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन चुनिए। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य में हुआ था। सबसे पहले ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ हमला बोला था। ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ में जर्मनी था, जबकि जो सर्बिया था उसको फ्रांस, ब्रिटेन और जापान का साथ, जो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस का साथ मिला हुआ था, या फिर यह सर्बिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की प्रतिक्रिया थी। तो इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है आपको ये बताना है। तो फटाफट मुझे सोच समझ करके विकल्प टाइप कर दीजिए, A, B, C या फिर D। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? पहले विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम देख लेते हैं आज के हमारे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि पहले विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए दोस्तों, पहला जो विश्व युद्ध है वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, इसलिए ये कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा ये कथन था कि सबसे पहले ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी, तो हमारा ये कथन भी सही है, बिल्कुल ऑस्ट्रिया और हंगरी ही थे जिन्होंने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। ऑस्ट्रिया और हंगरी को जर्मनी का साथ मिला था, बिल्कुल सही है। और जो सर्बिया था इसको रूस, फ्रांस और ब्रिटेन का साथ मिला था, ये भी सही है।
सर्बिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। देखिए फर्डिनेंड जो राजकुमार थे, हत्या तो इनकी हुई थी, लेकिन ये सर्बिया के राजकुमार नहीं थे। ये सर्बिया के राजकुमार नहीं थे। ये राजकुमार कहाँ के थे? ये राजकुमार थे ऑस्ट्रिया के। तो जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड, इनकी हत्या हुई थी। तभी जो ऑस्ट्रिया और हंगरी था, इन्होंने मिल करके सर्बिया के खिलाफ हमला बोला था, क्योंकि इन लोगों का कहना था कि सर्बिया के लोगों ने ही जो है, वहां के राजशाही तंत्र ने ही इनके राजकुमार की हत्या करवाई है। तो पहले विश्व युद्ध की शुरुआत इस प्रकार से होती है। बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको बताना है, हाल ही में एक मौसम ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या लॉन्च किया गया? एक मौसम ऐप लॉन्च किया गया है। अब इस ऐप से जुड़े हुए निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ऑप्शन ए, जो इसमें पहला कथन है वो ये है कि मौसम ऐप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा जारी किया गया। दूसरा कथन ये है कि जो भारतीय उष्ण कटिबंधीय अनुसंधान संस्थान पुणे है, इसने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर के इसे बनाया हुआ है। ठीक है, या फिर आपको इसमें इंटरनेशनल जो हमारा एरिड इंस्टीट्यूट है वो भी हमारा शामिल है, उष्ण कटिबंधीय अनुसंधान संस्थान जो अंतरराष्ट्रीय, वो भी शामिल है, उसने भी इसमें मदद की हुई है। दोनों कथन सही है या फिर दोनों कथन गलत है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तब तक मैं आपको मौसम ऐप के बारे में कुछ और बता देता हूँ। जो भारत के 200 से ज्यादा शहर हैं, इन 200 से ज्यादा शहरों की जानकारियां ये मौसम ऐप जुटाएगा। यहाँ की हवा, तापमान, बारिश, मौसम, सारी चीजों की जो जानकारी है इस मौसम ऐप से हमें मिल जाएगी। 200 से ज्यादा शहरों की जानकारी देगा। अब हमारे कथन ये थे कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के द्वारा इसे जारी किया गया, और दूसरा हमारा ये था कि जो उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान पुणे है, इसने भारत के मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर के इसे बनाया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। जो ये हमारा केंद्रीय जो मौसम केंद्रीय ऐप है, स्वास्थ्य मंत्री जी ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा ही इसे जारी किया गया। और दूसरे क्या हुआ कि इसे जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, इसने भारतीय उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान पुणे के साथ मिलकर के इसे बनाया है। ऐप की बात आई है तो मुझे कल की याद आ रही है। कल क्या हुआ था कि जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 50 लाख से ज़्यादा जो इसके पेंशनर हैं, उन जो पेंशन ग्राहक हैं, उनके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। और उस वेब पोर्टल से क्या होगा कि जो एसबीआई है, वो सभी जो उनके पेंशनर्स हैं उनको एक क्लिक पर जानकारी मुहैया कराएगा। अब ऐप की बात चल रही है तो यहाँ पर दो चीजें मुझे और याद आ रही हैं। एक चीज आपको याद होगा, एचआरडी जो हमारा मिनिस्ट्री है, ठीक है, यानी कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय है, यानी कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जिसके मंत्री कौन है? वो है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के तनाव के लिए क्या किया हुआ था? एक हेल्पलाइन जारी की हुई थी, और वो प्रोग्राम, उसका नाम क्या रखा था इन्होंने? उस प्रोग्राम का नाम रखा गया था मनोदर्पण। ठीक है, अब आपको याद आ रहा होगा, मनोदर्पण नामक एक प्रोग्राम एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया हुआ है, जहां पे आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके छात्र, शिक्षक और अभिभावक अपने तनाव को कम करने के लिए इस अभियान से जुड़ सकते हैं और बात कर सकते थे। इसके अलावा एचआरडी मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का एक और भी अभी हाल ही में उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया। ठीक है, स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया, ये प्रोग्राम किसका था? ये प्रोग्राम भी हमारा एचआरडी मिनिस्ट्री का ही है। बढ़ते हैं आगे, अब यहां से देख लेते हैं आगे क्या कुछ है। अब आपको बताना है स्वामित्व योजना। आपको बताना है कि जो स्वामित्व योजना है, इसका रिलेशन जो है वो किसके साथ में है? स्वामित्व योजना का संबंध किसके साथ में? ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसे अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया हुआ था। आप बताइए स्वामित्व योजना का संबंध है किसके साथ में? ऑप्शन ए है शहरी मजदूरों के साथ में, ऑप्शन बी है ग्रामीण किसानों के साथ में, ऑप्शन सी है प्रवासी मजदूरों के साथ में, या फिर ऑप्शन डी है बेरोजगार युवाओं से। तो आपको बताना है कि जो स्वामित्व योजना है, इसका संबंध किससे जुड़ा हुआ है? शहरी मजदूरों से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण किसानों से जुड़ा हुआ है, प्रवासी मजदूरों से जुड़ा हुआ है, या फिर बेरोजगार युवाओं से जुड़ा हुआ है? तो फटाफट मुझे इसका आंसर कर दीजिए। अब स्वामित्व योजना की बात आ गई, चल मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया हुआ है, नहीं तो मैं आपको रिवीजन करा देता। आगे वो क्वेश्चन आ रहा है, वहां पर मैं उसका आपको रिवीजन करा दूंगा। तो स्वामित्व योजना है, इसका संबंध किससे है आपको ये बताना था। स्वामित्व योजना है जो है, इसका संबंध है हमारा ग्रामीण किसानों से, इसीलिए ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर। जो स्वामित्व योजना है, इसका संबंध है ग्रामीण किसानों से। स्वामित्व योजना ग्रामीण किसानों से जुड़ी हुई है, जहां पर ग्रामीण किसानों को क्या किया जाएगा? एक भूमि स्वामित्व उन्हें देने की योजना है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचायती दिवस के अवसर पर लॉन्च किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न क्या है। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, और हमारा आज का अंतिम प्रश्न ये है कि कौन सी सरकार है जिसने हाल ही में रोजगार पोर्टल को लॉन्च किया हुआ है? तो आप फटाफट मुझे बता दीजिए कि वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसने रोजगार पोर्टल को लॉन्च किया हुआ है। वो यूपी की गवर्नमेंट है, दिल्ली की गवर्नमेंट है, बिहार की गवर्नमेंट है, या फिर मध्य प्रदेश की सरकार है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार या फिर मध्य प्रदेश, कौन से सरकार है जिसने रोजगार पोर्टल को लॉन्च किया? 10 लिख करके ABCD टाइप कर दीजिए।
तो 10 सेकंड का समय धीरे धीरे दोस्तों खत्म होता जा रहा है। चलिए हम आज के यहाँ से अपने 10वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो हमारे आज के 10वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने एक रोजगार पोर्टल लॉन्च किया और 6 घंटे में ही 51,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो दिल्ली में अगर आपको रोजगार चाहिए तो दिल्ली सरकार अच्छा काम करते हुए इसने एक रोजगार पोर्टल लॉन्च किया और यहाँ से दिल्ली सरकार नौकरी दे रही है। और दिल्ली की वो सरकार है जिसने कहा है कि अब हम हर महीने सीरो का सर्वे कराएंगे। सीरो सर्वे जो है वो किससे रिलेटेड है, ये कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड है और ये पूरे दिल्ली में सीरो सर्वे कराएंगे हर महीने, ये दिल्ली की सरकार ने कहा हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन जी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इसके बाद में जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, इनको अतिरिक्त कार्यभार मध्य प्रदेश के राज्यपाल का दिया गया है। इसके अलावा अमला शंकर जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, उनका भी 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और ये प्रसिद्ध नृत्यांगना कहाँ की थी, ये थी हमारी पश्चिम बंगाल की, ठीक है, कोलकाता से जुड़ी हुई थी। और कोलकाता की जो दार्जिलिंग टी थी पश्चिम बंगाल की, उसको अभी क्या हुआ था, जीआई टैग मिला हुआ था। मुख्यमंत्री है हमारी ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ है वहाँ के राज्यपाल, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान कलराज मिश्रा है वहाँ पे, वहाँ के राज्यपाल। और जो राजस्थान है वहाँ पर राजनीतिक उठापटक बहुत ज़्यादा चल रही है, मुख्यमंत्री है वहाँ पर अशोक गहलोत। तो ये कुछ कुल मिलाकर के आज के जो क्वेश्चन थे। और एक चीज़, हाँ, एक क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है जिसका मैं आपको 3-4 दिन से रिवीजन करा रहा हूँ, हेलो आर्चिया, ये आप याद रखिएगा। हेलो आर्ची आपको क्यों याद रखना है कि जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट की लोनार झील है, इसका पानी अभी हो गया था गुलाबी, जिसके बाद में ये काफ़ी चर्चा में आ गई थी। और अब पता चल गया कि इसका पानी गुलाबी क्यों हुआ था, ये हुआ था हेलो आर्चिया नामक जीवाणु के कारण। तो हेलो आर्चिया जो जीवाणु था, इसकी वजह से क्या हुआ था, ये जो पानी हो गया था लोनार झील का, ये हो गया था हमारा गुलाबी। तो ये थे कुल मिलाकर के आज के कुछ क्वेश्चंस। और आज मैंने क्वेश्चंस के लेवल को टफ भी किया, मीडियम भी किया और इजी भी रखा। तो अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस को पाना चाह रहे हैं जिनको आपको लग रहा है कि ये रिलीवेंट होंगे और धीरे धीरे टफ लेवल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, तो आप हमारे साथ अपने सपोर्ट को बना करके रखिएगा और लिख करके मुझे भेजिएगा कि क्या प्रश्नों के स्तर को अब हमें मध्यम से और कठिन की ओर ले जाना चाहिए। आसान प्रश्नों को हम रिवीजन के तौर पर रखें और जो मध्यम और कठिन स्तर के प्रश्न रखें। देखिए जो आज के क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन जो थे ये मध्यम लेवल के थे, ठीक है, और इनको हम थोड़ा सा अपग्रेड करके टफ लेवल तक भी ले जा सकते हैं। तो टफ लेवल तक ले जाने के लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को पसंद करेंगे और आप जब इसके लिए प्रिपेयर होंगे तभी हम इन चीज़ों को लेकर के आगे जा पाएंगे। अगर आप इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे तो फिर इन चीज़ों को आगे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अगर आप प्रिपेयर हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप टफ लेवल की तरफ बढ़ना चाहिए, अब यूपीएससी के नाम से नहीं काम से भी काम करना पड़ेगा, तो फिर आप हमारे साथ सपोर्ट बना करके रखिए। आज की क्लास में आप सब लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ये सारी चीज़ें अब मैं ज़्यादा कुछ कहने वाला हूँ नहीं, बस अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, ताकि कुछ और अच्छे लोगों के साथ हम जुड़ पाएँ और सीरियसली अपनी प्रिपरेशन को आगे सही दिशा में ले करके जा पाएँ। तो थैंक यू सो मच आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक यू।